सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी ने यूपीएससी जीएस का पेपर आपने देखा होगा। तो पेपर 1 हो चुका है, तो उसका हम इस क्लास में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आपके वेरीफाइड हैं, तो किसी भी आंसर में कोई डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, हम पूरे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगा, आप सोल्यूशन का पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये क्लास थोड़ा अरेंज की है, इंग्लिश हिंदी साथ में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया बनाने में, बट ठीक है, आपको अच्छे से सब एक जगह मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो व्हीकल्स कंसीडर करना है तो फुल बैटरी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो एक ये व्हीकल हो गया, पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। तो उपयुक्त में से वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन कौन माने जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे वाहन जो पावर ट्रेन का काम कर सकते हैं, तो इनमें से कौन हो सकते हैं बताओ। तो देखो ऑप्शन नंबर, देखो पहला तो होगा फुल बैटरी पूर्ण वैद्युत हो, ये भी होगा, ठीक है। तो सेकंड भी होगा, हाइड्रोजन ईंधन भी है, और थर्ड भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप ये रेड पेन वाला मार्क याद रखिएगा, ये ब्लैक वाला बिल्कुल भूल जाएगी, ठीक है। तो वो किसी बच्चे का है तो उसने कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मानव रहित वायु मतलब यूएवी ड्रोन के बारे में बात हो रही है। ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी प्रकार के ड्रोन यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण मतलब लैंडिंग कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल लैंडिंग, ठीक है। तो वर्टिकल लैंडिंग के बारे में बात हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। चलो, तो ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड मतलब अपने आप चलते स्वतः मंडरा सकते हैं, ये भी गलत बात है। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर, मतलब पावर के सोर्स में सिर्फ बैटरी, बिल्कुल गलत बात है। हम फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा सही है? तो क्या पूछा है? आर करेक्ट, करेक्ट पूछा, तो नन, कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विद्युत वाहन जो बैटरी होती है उनमें कोबाल्ट, देखो हाउ मैनी ऑफ द एबव यूजुअली मेक अ बैटरी कैथोड। तो जो बैटरी का कैथोड होता है तो वो किसमें क्या क्या यूज होता है उसमें बनाने के लिए, तो कोबाल्ट, बिल्कुल कोबाल्ट का यूज होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट का यूज तो होता ही है, ठीक है। तो कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरी में जो कैथोड होते हैं वो कोबाल्ट की बैटरी में होते हैं। ग्रेफाइट ये इसका यूज नहीं होता। ग्रेफाइट का यूज कैसे करोगे? ये इसका यूज होता है एनोड में, ठीक है। तो इसका यूज होता है एनोड में, तो ये आपका गलत हो गया। लिथियम का भी लिथियम आयन बैटरी है, निकल का निकल का भी यूज होता है, तो 3, तो ओनली 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर, तो उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है? तो प्लास्टिक बताओ, किसी सिगरेट में बिल्कुल होता है, जो इसका फिल्टर होता है ना, सिगरेट का फिल्टर सेलुलोज एसीटेट का बना होता है, जिसको एक प्रकार का वो प्लास्टिक ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चश्मे के लेंस, इसमें भी प्लास्टिक होता है, इसमें आप प्लास्टिक का यूज, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यूज किया जाता है। कार के टायर ये भी नेचुरल रबर के बने होते हैं, तो तीनों में होता है प्लास्टिक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबस्टेंस निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। एथेनॉल हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, यूरिया हो गया। तो उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसमें बताओ, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 देखो, तो एथेनॉल बिल्कुल इसमें यूज होता है, तो इसमें तो यूज होता ही है, ठीक है। सेकंड में नाइट्रोग्लिसरीन में इतने नहीं होता, इसमें नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होता है? CO+H2 यूज होता है, इसमें नाइट्रेट यूज होता है। यूरिया में क्या होता है? NH3+CO, ठीक है। तो NH3+CO2, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 ही स्टेटमेंट करा था, तो कितना क्या आंसर होगा आपका? तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये गलत होगा। कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतया Cl20 HMX और LLM105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ अभिलक्षण क्या है? मतलब ये क्या है, इनके बारे में बताना, ये क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो Cl20 क्या है? ये हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार के, इनका आंसर क्या होगा? ये सैन्य युद्धों में अंतर्गत विस्फोटक के रूप में काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये HMX क्या है? ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है यार, इसको ऑक्टोजन के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ऑक्टोजन ने आपको, LLM105 क्या है? ये न्यू हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोजिव है, ठीक है। तो ये सब तीनों एक्सप्लोजिव का काम करते हैं सैन्य उपकरणों में। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी उपेक्षा है कि मेजोरोना
वन चिप क्वांटम कंप्यूटिंग का शुक्र बनाएगा। तो ये बताओ भाई, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये तो आपका पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है जी। मेजोर ने फर्स्ट चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया, कि बिल्कुल गलत बात है। इसको बनाने वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया, ये ध्यान रखिएगा। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय, बिल्कुल सही बात। तो 1 एंड 2, 1 एंड 3, ठीक है। तो 1 एंड 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है इसका। प्रायः समाचार पत्र में चर्चित एक्लोनी प्रतिरक्षियों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बताओ भाई। ये मानव निर्मित प्रोटीन है, बिल्कुल है। वे अपशिष्ट प्रतिजनों के बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकारों को उद्दीपित करते हैं, ये भी सही है। वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमकों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। तो आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हो आप देख सकते हो, मैं दोनों लैंग्वेज में तो नहीं करा सकता, काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे तो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल बच सकते हैं जीवित, ऐसा थोड़ी है। कोई विषाणु जीवाणु में संक्रमण नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। विषाणु भी जीवाणु में संक्रमण कर सकते हैं। कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता, ये भी गलत बात है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो कौन से ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसका डी करेक्ट आंसर है, करेक्ट कोई भी नहीं है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10, कथन 1 क्या कहता है? सक्रिय कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों में आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। ये बताओ तो यार, इसका आंसर दो तुम लोग, ठीक है। तो ये देखना, चलो। तो सक्रियत कार्बन का एक बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शाक्यता होती है। आई एम सॉरी यार, पीछे कुत्ते लोग परेशान कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, उनका भी शायद पेपर बिगड़ गया होगा। तो एक्टिवेटेड कार्बन एक्सपिस्ट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। देखो ये बिल्कुल करेक्ट है जी, ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर है। तो एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर आप लिखो, देखो बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मार्क करना है इसका तुम लोग, ठीक है। सॉरी, हाँ एक ही तो है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, कथन 1, अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन से उसके 5% से अधिक का योगदान है। तो ये बताओ, सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखो कथन सेकेंड और थर्ड दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, कथन 1, 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये सही बात है, ठीक है, ये एक प्रकार से सही बात है। मैं अब किस बात कैसे समझाऊं? चलो, करंट अफेयर वाली मैंने क्लासेस में कराया था। COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बाध्यकारी नहीं है, ये आपके बाइंडिंग नहीं है, नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। तो लीगली बाइंडिंग नहीं है। कथन थर्ड देखो, यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है, ठीक है। तो ये भी सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही आंसर? तो आंसर सी करेक्ट है। कथन सेकंड और कथन थर्ड में से केवल एक सही है, ठीक है, बिल्कुल एक ही सही है, तथा वह कथन एक की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल, पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन हो रहा है, ये कथन सही है बिल्कुल। सौर संपूर्ण फ्लेयर्स और उसके संबद्ध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। मतलब सौर जो विकिरण है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट मतलब गर्म हो रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्ति का मतलब जैसे देखो ध्रुवों का पानी पिघलता है वो तो भूमध्य रेखा की ओर बहता है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। बट जो ये सेकंड नंबर है ये आपका इससे ये एक्सप्लेन नहीं करता, केवल थर्ड स्टेटमेंट्स आपका, अरे ये यहाँ पे क्या, केवल थर्ड स्टेटमेंट्स इसकी व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट मारोगे तुम? 13 का सी मार दो, ठीक है। कथन सेकंड और थर्ड दोनों में केवल एक सही है, ठीक है। ये तो सी तो नहीं होना चाहिए यार इसमें, ठीक है।
तो कौन सा मार्क करोगे तुम लोग? तो कथन ना, तो कथन 2 सही है, ये भी गलत है। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन है। हाँ, ये बी करेक्ट है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मारो, ठीक है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। कथन एक क्या है? जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं के बारंबार आती है, ठीक है। तो ये आपने स्टेटमेंट देख लिया। अब स्टेटमेंट 2 देखो। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है, तो इसके बारे में क्या कहना है? ये भी सत्य है। कथन थर्ड क्या है? जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों के अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु और उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना, ये भी करेक्ट है जी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जी। चलो 15, निम्नलिखित में से एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सोल्यूशन वित्त हब प्रारंभ किया, बताओ। तो नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये किसने स्टार्ट करा है? तो स्टार्ट करने वाला हो गया द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एडीबी ने इसको स्टार्ट करा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यक्षवाद विथ रेफरेंस टू द डायरेक्ट एयर कैप्चर एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में बात करनी है। इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बताओ भाई, तो ये क्या सही है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसे कार्बन प्रच्छादन की एक वृद्धि के रूप में प्रयोग में बिल्कुल सही ला सकते हैं। तो ये CO2 को डायरेक्टली एयर से मतलब कैप्चर कर लेता है। यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है, बिल्कुल। जो कैप्चर CO2 होती है उससे हम प्लास्टिक बना सकते हैं। विमानन में यह संश्लेषित न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है जी, ठीक है। तो अब कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो रिगार्डिंग द पिकॉक ट्रेंटुला, गूटी ट्रेंटुला भी जिसको कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इशू। इट इज एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन, बताओ ये इसका क्या मतलब है? क्रस्टोशियन नहीं होता, ये क्या होता है? ये स्पाइडर और एरोचिड की लिख लो, स्पाइडर लिख लो आप लोग, स्पाइडर का यूज कर लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इज एन एर्बोरियल स्पेसीज, मतलब ये जो पेड़ों में रहते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन CO2 प्रति व्यक्ति से कम है, तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब गलत बात है। क्या ये कितना है? 1.9 टन CO2, तो 1.9 टन CO2 पर कैपिटा है ये आपके, ठीक है। तो सही आंसर, तो ये गलत हो गया। ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर आपका चाइना है, तो पहले स्थान पर इसमें आपका चाइना हो गया। भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं, बताओ। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि इसमें कोयला का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड के लिए ऑप्शन 18वें का सी, ठीक है। तो 18वें का सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 19 नंबर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पादप, कसावा क्या होते हैं? वुडी श्रब, मतलब काष्ठी झाड़ियाँ होती हैं, तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, कसावा काष्ठी झाड़ियाँ होती है। अदरक क्या होता है? आभासी तनायुक्त शाक होता है, ये भी सही है, ठीक है। और फिर क्या है? मालाबार, पालक, साकी, आरोही लता, ये भी सही है। पुदीना वार्षिक झाड़ी, ये बिल्कुल गलत है, वार्षिक झाड़ी नहीं है। पपीता काष्ठी झाड़ी, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो आपका कितने? 3 सही हैं, तो केवल 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। अच्छा ये बताओ, वन ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे कि समुद्र देंगे, मतलब, ठीक है, महासागर देंगे? तो ये आपका गलत है, समुद्र ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो ओशियन, जो आपके ओशियन है ना, ओशियन ग्रेटर देन 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन आपको प्रदान करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें जो आल्गे वगैरह होते हैं, शैवाल वगैरह, कवक वगैरह जो उसमें कोरल होते हैं, उन सब की वजह से। समुद्री पादप, प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं या उससे ज़्यादा उत्पादित करते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीजन पृष्ठ जल के अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है, तो ये भी आपका
ये गलत है, ठीक है। तो वायुमंडलीय हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है ना कि पृष्ठीय जल में, ठीक है। तो देखो एयर में कितनी होती है, जो वायुमंडलीय एयर होती है उसमें आपकी लगभग 21% O2 होती है, ठीक है। कितना 21% O2 बाई वॉल्यूम, ठीक है। O2 बाई वॉल्यूम होती है, जबकि ये जल जो होता है पृष्ठीय जल इसमें 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी गलत। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका, ये करेक्ट है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बताओ, तो उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और सादर था, ठीक है। तो मतलब समादर था, ठीक है। तो इसका बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। तो ये तो सही है। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता, ये भी देखो दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन में, बिल्कुल सही बात है। अहिंसा का कठोर अनुपालन गांधी जी द्वारा, ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी सही बात है, ओके। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग ना करते हुए प्रतिधारण, ठीक है। थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर भी आपका सही ही है, ये भी सही है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो अब बाद में हुआ था। विवादों के निपटारों के लिए पंचायतों की स्थापना, तो ये भी सही बात है, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 23 का देखो, सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या है। सिंचाई में ये अरघट्टा, ये एक बड़ा चक्का होता है जिसकी अराव या स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्स्य विलास, विचित्र चित्र, गुण भरा उपाधियों को धारण किया। ये उपाधियां धारण करने वाला कौन था भैया, ये ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये उपाधियां धारण की। चीनी तीर्थयात्री फाहयान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की याद, ये तो आपका बहुत आसान है, एसएससी वाले भाग के आएंगे आंसर करने। तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। श्री विजय के विरुद्ध किसने सैन्य अभियान किया था, तो राजेंद्र प्रथम, बिल्कुल सही आंसर मार्क किया बच्चे ने। राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश के थे, तो साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 11वीं सेंचुरी में ये काम इन्होंने किया था साउथ ईस्ट एशिया में। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन काल में प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया। असमक कहाँ था, असमक बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है असमक आपका गोदावरी में, बिल्कुल सही बात है। कंबोज कहाँ है, कंबोज आपका गलत है। ये आपका कहाँ था, ये आप कंबोज लिखो, कंबोज कहाँ था, किसी को पता है। कंबोज तब आपका अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के पास ही पड़ता था। अवंती कहाँ है, अवंती भी आपका गलत है। ये आपका कहाँ, उज्जैन में, ठीक है। तो उज्जैन में महानदी आपको दिखती कहीं नहीं। कौशल कहाँ था, कौशल सरयू, बिल्कुल सही बात है। 2 सही है इसमें, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, तो विष्णु दिगंबर पुलत्कर ने इनको बनाया था 1901 में। तो ये कहाँ स्थापित किया गया, देखो स्थापना इसकी हुई थी लाहौर में, तो लाहौर में बनाया गया था इसको 1901 में, ठीक है। तो 1901 में इसकी लाहौर में, तो ऑप्शन नंबर लाहौर ही करेक्ट होगा। बट क्या हुआ था, इसमें सीन हुआ था, इसमें 28वां क्वेश्चन, लाहौर के बाद इसको कहाँ, इसको बॉम्बे ट्रांसफ़र किया। लाहौर से हमने बॉम्बे इसको ट्रांसफ़र किया बाद में। तो बॉम्बे के बाद लास्ट में अभी जो है ना, ये दिल्ली में है, तो ठीक है, दिल्ली में लास्ट अभी दिल्ली में है, लेकिन जब स्थापना जो हुई थी, स्थापित हुआ था, वो लाहौर में हुआ था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 29, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे, तो ये बताओ। तो यह जिला स्त्री थे, जिला स्त्री, ठीक है। जिला स्त्री आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 29 का। क्वेश्चन 30, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, ये भी सही बात है, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष के में प्राप्त ना होता तो सरकार दमन पर उतर आती, जब तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोनों। 31, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निवेश क्या है, तो उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक निवेश निधि को निधि माना जाता है, ठीक है। इनको वैकल्पिक निवेश किसको किसको माना जाएगा, तो बताओ। तो देखो बॉन्ड इसको तो बिल्कुल नहीं, प्रतिषेध निधियां, हेज फंड्स ये बिल्कुल सही है, स्टॉक इसको भी नहीं, जोखिम जो पूंजी ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केवल 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना 31 का, ऑप्शन बी करेक्ट है।
तो ये सेबी के अकॉर्डिंग है, सेबी ने ऐसा कहा था, ठीक है। सेबी के अकॉर्डिंग आंसर यही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत है? तो बताओ भाई, भारतीय रिजर्व बैंक के आय के स्रोत कौन से हैं? तो सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय, ये तो हो गया, ये भी करेक्ट है जी। तो सरकारी ये दूसरा, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, ये भी सही है। पेंशन निधि प्रबंधन, तो ये बिल्कुल गलत है, पेंशन तो नहीं। निजी कंपनियों को ऋण देना, निजी, ये भी गलत है, क्योंकि ये निजी कंपनियों को ऋण नहीं, कॉमर्शियल को देता है, कॉमर्शियल बैंकों को देता है, ठीक है। करेंसी नोटों का मुद्रण, इसमें भी इसका तो पैसा खर्चा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के बारे में बताओ। ईडी के बारे में ये स्टेटमेंट क्या है? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, इन्फोर्समेंट मतलब फ्यूगिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स। इंटरनल सिक्योरिटी वर्क क्या करता है, किसके अंडर वर्क करता है? तो इंटरनल सिक्योरिटी के वर्क। तो ये भैया वर्क बिल्कुल नहीं करता, वर्क करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस याद करना है आपको, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड, डायरेक्टरेट ऑफ राजस्व असूचना निदेशालय, ये सीमा शुल्क अधिनियम किस और 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करता है, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है, ये सही है। प्रणाली एवं आंकड़ा, ये बताओ, तो ये क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट। तो बेहतर नीति और करवंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए बृहत आंकड़ा विश्लेषण का उपयोग करता है, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है। तो अब दो सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, भारत कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है, प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 34 का, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उसका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। 35, कथन एक, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि मंत्र कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर में छूट प्राप्त है, ये बताओ, इसका आंसर बताओ तुम लोग। ये बिल्कुल सही बात है। वैसे भारत में आयकर अधिनियम 1961 के IT एक्ट जो था ना, उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता, ये भी सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता, ये सही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, तो ये बताओ इसका क्या कहते हो? सही है, बिल्कुल सही बात है। भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों के संसाधन में संपन्न है, बिल्कुल संपन्न है। संसद ने 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया, तो ये भी सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन कौन से सही है? 1 2 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है? जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। तो इसका क्या कहते हो यार तुम लोग? 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए, ठीक है। तो 37 बताओ भाई। तो ये इसका तो मुझे तो ये सत्य ही लगता है, ठीक है। बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋण देता है जब स्टॉक धारक उसके स्वामित्व होते हैं, ये भी सही है। पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है, तो ये भी सत्य बात है। तो 37 का क्या होगा? सेकेंड और थर्ड दोनों सही है तथा वो दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करो भाई। वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प, ठीक है। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली थस एग्जीबिशन अ ग्रेट बूम। तो इसका क्या कहते हो? ये तो आपको बिल्कुल तो गलत है, मुझे तो लगता है ये गलत है भाई। भारत सहसा अतिवृद्धि के दर्शाता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसको मार्क मत करो। हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा, यहाँ तक कि उसने एक समय में इसमें हांगकांग बिल्कुल छोड़ दिया था पीछे इसने। छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक नहीं है। तो ये थर्ड क्या है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास तो सेबी है ना, सेबी रेगुलेट करता है ना, सेबी रेगुलेट करता है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या मार्क करोगे? तो कौन सा सही है? तो यार सही कैसे होगा?
ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी मैं मार्क करूँगा, तो आप इसको भी मार्क कर लो क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप ये देख लेना, ऑप्शन बी मार्क कर लेना अगर मार्क करना ही पड़े। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन एक क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है, तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है, ये भी सही बात है। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है, ये भी सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन, ए, सेकंड और थर्ड दोनों सही है तथा वो दोनों एक की व्याख्या अच्छे से कर रहे हैं। तो 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी, मतलब कैपिटल जो रिसिप्ट होती है, क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। बोरोइंग एंड, तो उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है, तो इसका बताओ भाई। तो इसका देखो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, बल्कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं है। जो आप ये लोन लेते हो, लोन लेता है ना, तो लोन जो लोन होते हैं क्या, लोन, तो लोन ये नॉट अ लाइबिलिटी यार, ये तो आपका इनकम हो गया। तो लाइबिलिटी नहीं है, ये इनकम होता है, ठीक है, तो ये आय होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर C1 करेक्ट आंसर है, ठीक है, केवल 1 और 2 इसके करेक्ट आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। चलो, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो उपयुक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक, मतलब नाटो संगठन में कौन है, नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है। तो देखो ऑस्ट्रिया है या नहीं, तो ऑस्ट्रिया तो मेरे खिलाफ से नहीं, ऑस्ट्रिया नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रिया तो बिल्कुल नहीं है। बुल्गारिया ये तो है, ठीक है, बुल्गारिया है। क्रोएशिया ये भी है। सर्बिया भी नहीं है, ठीक है, सर्बिया भी नहीं है। स्वीडन तो है ही। उत्तरी मेडोसिनिया ये भी है, ठीक है। तो मतलब केवल 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बोल्विया, कोलंबिया, तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में से कितनों में से गुजरती है, ये बताओ। तो एंडीज, तो पहले ऑप्शन बोलिविया से तो बिल्कुल गुजरती है, बोलिविया से तो गुजरती है। दूसरे से ब्राज़ील में कैसे पहुंच जाएगी यार, ब्राज़ील से तो नहीं है। कोलंबिया से बताओ, तो कोलंबिया से भी गुजरती है, ठीक है। इक्वाडोर से भी गुजरती ही है यार। पराग्वे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो पराग्वे नहीं। देखो बोलिविया हो गया, ब्राज़ील गलत है, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पराग्वे भी गलत है, और वेनेजुएला से गुजरती है। तो कितने हो गए सही, ऑप्शन एक तो 3 है ना, 3 है कि 4 हैं, 1 2 3 4, हाँ 4 है, तो ओनली 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। तंगनाइका, टोनले सैप लगून, पोटोस लगून, ठीक है, तो पोटोस लगून, टोनले सैप झील, तो इनके बारे में बताओ। तो भूमध्य रेखा इनमें से कितनों में से होकर गुजरती है, तो 43 आंसर, तो बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ से तो गुजरती है। लेक तंगनीका झील जो है, तो लोकेटेड मतलब ईस्ट अफ्रीका में है, तो इक्वेटर यहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो इक्वेटर बिल्कुल यहाँ से गुजरती है। टोनले सैप झील से बताओ, यहाँ से तो नहीं, ठीक है, तो ये आपकी कंबोडिया के आसपास है ना, तो कंबोडिया लोकेटेड। पोटेस लोगुन यहाँ से भी नहीं, ये आपकी ब्राज़ील में है, तो यहाँ से भी नहीं, तो क्या आप आंसर होगा, आपका आंसर नंबर ए, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। 44, वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो ये बताओ। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। भारत हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है, तो ये भी सही बात है। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं, तो ये भी सही बात है, ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं, बताओ। तो ये बताओ। तो ब्राज़ील तट के प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती, बिल्कुल मिलती है। देखो महाद्वीपीय विस्थापन मतलब ओशियन, ये जो ये अफ्रीका जो है ना ऐसे, और ये देखो ये साउथ अमेरिका है, तो ये मिलता है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है, तो ये बात कही गई इसमें। घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार के व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल इस अवस्थित होते हैं। मतलब देखो घाना के और ब्राज़ील के जो स्वर्ण निक्षेप हैं दोनों मैच करते हैं जी, ये तभी पॉसिबल है जब ये आपस में अगल बगल होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना और सात तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों से मिलते हैं, तो ये भी सत्य बात ही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया 45 का, ठीक है।
46 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। बताओ। तो देखो, विषुवतीय में कम होती है और उपोष्ण और शीतोष्ण में अधिक होती है। ये ऐसा क्यों होता है, आपको किसी को पता है? ये बिल्कुल सही बात है। वैसे उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती हैं, यही कारण है बेटा, यही कारण है। ठीक है, कम शुष्क, अरे यहाँ शुष्क चलती हैं, कम शुष्क नहीं, शुष्क ही चलती, तो ये गलत है। तो देखो कथन कौन सा आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा सी। कथन 1 सही, किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, कम शुष्क नहीं, शुष्क ही चलती हैं। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती जाती हैं। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? आइसोथर्म। ठीक है, तो जो असमताप रेखा है, तो जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट आपको सही है कि गलत? ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कथन 2, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। तो ये भी सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 48 का क्या है, तो इसमें बताना है, बताओ भाई। कथन 1, सैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एवं अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृतिका एक नितांत ये इंग्लिश में देखो यार, क्या ही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चाक इज नोन एज अ वेरी प्रीमिएबल रॉक, वेयर एज क्ले इज नोन एज क्वाइट एंड इम्परमिएबल और लीस्ट प्रीमिएबल रॉक। ठीक है, ये क्या सही है? ठीक ही है, वैसे मुझे तो लगता है ठीक है ना, ठीक ही है ये। ठीक है, चाक इज पोरस एंड हेंस कैन ऑब्जॉर्ब वाटर, ये भी सत्य है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3, क्ले इज नॉट ऑल पोरस। ठीक है, तो क्ले इज नॉट ऑल पोरस मतलब तो ये भी सत्य है। ठीक है, ये तो नहीं, मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है, मृतिका बिल्कुल ही सरल नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक नहीं, आपका सी। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 49 का आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक बहुत नीचे होता है, ये बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है, ये भी सही बात है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है, ये भी सत्य बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 50, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। तो ये क्या कहते हो तुम लोग, सही है? तो ये सही बात है। इसे वैज्ञानिक रूप में साकल्यवादी रूप में देशज गोपशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था, तो ये भी सत्य बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 50वें का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, आपका आधा पेपर कंप्लीट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं, तो ये बताओ। तो मध्यवर्ती राज्यों में पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है, तो ये सही बात है। मध्यवर्ती स्तर पर, ठीक है, किसी पंचायत में सदस्य हेतुपात्र होने के किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु, बिल्कुल गलत है। 21 सही है। ठीक है, 21 सही है, तो ये गलत है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्गृहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने, सिफारिशों करने के लिए एक आयोग का गठन करता है, ये सत्य बात है। इतनी लंबी है, बल सत्य यही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही हैं। अच्छा, कौन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सही नहीं है ये बताओ। इस क्वेश्चन मुझे डाउट है, तुम लोग इसको रखना यार अभी थोड़ा। ठीक है, ये सही ये नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है, क्या कहते हो गाइस? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया, बिल्कुल नहीं, ये 1997 में इसका घोषणा पत्र साइन हुआ था, तो ये गलत हो गया आपका। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य, ये भी गलत है। ठीक है, संस्थापना में नेपाल था ही नहीं, नेपाल तो बाद में ऐड हुआ।
बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है, तो ये सत्य बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनाती है? कौन मिलकर जूरी बनाता है बताओ? तो भारत का राष्ट्रपति, हाँ बनाता है सर, बिल्कुल नहीं होता है इसमें। भारत का प्रधानमंत्री, जी सर बिल्कुल सही है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ये भी सही है। तो लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता, ये भी सही। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन GAGA गगन तो आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गगन के बारे में सही है? तो गगन के बारे में देखो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा, तो ये भी मुझे लगता है सत्य है, हाँ सत्य है। इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। तो और अन्य प्रकारों में भी मिलेंगे, अदर मोड्स लाइक रेलवेज में भी मिलेंगे, मैरीटाइम में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, केवल 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, ग्रैंड पैलेस, ठीक है, तो पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथन पाइए। तो AI एक प्रकार की AI एक्शन समिति है, ये देखो। तो भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचले पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों के आगे विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये बताओ भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 55 है ना, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अन्य देशों के साथ साथ US और UK ने भी समावेशी और सतत AI विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो ये भी सत्य बात है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष, ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपका अच्छा। तो कौन सा सही सुमेलित? सही सुमेलित तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष, तो ये गलत है, ठीक है। तो अभी कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आपको गलत ही मार्क करना है। अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील पर्यटन वर्ष, तो ये बताओ, तो ये भी, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष, तो ये तो आपको पता है ना, ये कब है? तो इसको कब बुलाया गया था? तो ये इसको शांति और विश्वास का वर्ष बताओ भाई। तो बताओ इसे, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष, तो मुझे लगता है ये सही है आपका, यही तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र जागरूकता और गृह रक्षा वर्ष, ये आपका गलत है, ठीक है, तो ये आपका गलत है, इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था, तो ये आपका क्या बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो 57 में ये बिल्कुल सही बात है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया, ये अभी तक बना नहीं है। 16वां ब्रिक्स का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई विचार, तुम लोग भी कुछ विचार करो। लोकपाल की शक्ति क्या बताना, सही बताना है, ठीक है, चलो आओ। तो लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थापित लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होगी, सही बात है। गलत बात है, बाहर भी होती है, ठीक है। संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा, और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या ना हो, से इसका अध्यक्ष होगा, सही बात है, ठीक है। अरे ये भी गलत बात है, तुम लोग कैसे सब सही कर रहे हो। चलो और बताओ, और कुछ बताओ यार तुम लोग। इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम या वय का व्यक्ति नहीं होगा, मतलब 45 साल की उम्र चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। 59, प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ था, ये सही है क्या? ये तो मुझे गलत लगे। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका, मुझे लगता है पुणे में हुआ था, है ना, पुणे में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में, तो ये गलत हो गया।
भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुषों में विश्व विजेता बने, सही बात है। भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54-36 से स्कोर हराकर महिला, ये भी सही। भारत ने देखो भारत के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीता था इसको, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था करंट वाली क्लास में। तो 59 का कौन सा होगा? 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोम्माराजू रूस के इयान नेम, ये क्या लिखा है, नेपोम नियाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। क्या कहते हो गाइस? तो ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, इसके बारे में पता है क्या? अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड, ठीक है। तो होल्ड्स द रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एज ऑफ नाउ। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो, अच्छा ये इसको गलत क्यों है ये तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 करो भाई, 61 के बारे में बताओ। 61 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। क्या कहते हो ये क्या है? तो अच्छा इसका बता दो यार तुम लोग। कथन ये सब तुम लोग मुझसे ही करवा लो। कथन 2, इसका कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों के स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं। तो ये भी सत्य ही है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही था। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। तो सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान NRP तैयार किया है। बताओ ये सही है कि गलत है? तो ये आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था, है ना। ये भी सही बात है। कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। तो ये आपका गलत होता है, RFID टैग नहीं होता, ठीक है। तो RFID टैग से इंडीड अ पार्ट ऑफ द सिस्टम टू हेल्प डिटेक्ट ट्रेन लोकेशन, ट्रेन की लोकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो चलो, तो RFID आपका ये तो गलत हो गया। तो आप कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम 4 स्पेडेक्स गगनयान। तो उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्पित करते हैं? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक्सियोम तो करता है, बिल्कुल करता है, एक्सियोम करता है। स्पेडेक्स के बारे में बताओ। तो स्पेडेक्स करे कि ना करे? तो स्पेडेक्स शायद नहीं करता। गगनयान भी करता है, ठीक है। तो गगनयान करता है। स्पेडेक्स का स्पेस डॉकिंग होता है। तो ये माइक्रो ग्रेविटी की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 63 का बी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो वायुयान के प्रकार डोर्नियर 228, ये बताओ, ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको। डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती वायुयान है। ये बिल्कुल IL-76 पराध्वनिक युद्धक वायुयान है। तो ये बताओ, तो ये सही है कि गलत है? तो तुम बता दो, ठीक है। तो अब ये C-17 ग्लोब मास्टर 3rd सैन्य परिवहन वायुयान, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये क्या है सर? ये तो गलत है, ये एयर लिफ्टर है, ठीक है। एयर लिफ्टर, ये आप ध्यान रखना है। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 65, वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीकों में किनका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम बिल्कुल इन्हीं का प्रयोग होता है, ठीक है। AGI मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताओ, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। ये सत्य बात है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है? नहीं, ठीक है। आर्टिकल 74 में थोड़ा सलाह लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 67 का बताओ, लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तो ये क्या है भैया? ये बिल्कुल सही बात है।
भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। तो ये क्या बताओ, ये बिल्कुल त्यागपत्र नहीं देता, ऐसा जरूरी नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना दी हो। ये भी सत्य बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 68 नंबर करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब तक मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें क्या होता है, दल बदल नहीं कर सकते आप, दल बदल का यूज कर ही नहीं सकते, ये तो आपको ध्यान रखना है। कितनी गर्मी है यार। ये प्रेसिडेंट नहीं करता, ये सॉरी ये प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं करता, पार्लियामेंट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पीकर करेगा ये आपको फैसला, ये फैसला आपका स्पीकर करने वाला। ठीक है, तो आपका ये स्पीकर करने वाला, तो ये गलत है। भारत के संविधान के शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं भारत के संविधान में। बताओ यार, ये बताओ, ये तो हमने पहले बार देखा। ये भी है भाई आपका उल्लेख है, आप शेड्यूल कितने 10वें में। तो उपयुक्त कथन में कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, कोई भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग पर अवस्थित हों। तो ये बताओ नियम बना सकता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल है, इसके पास है। ये गलत आंसर है। अंडर द माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 का जो एक्ट है ना, तो इसके थ्रू ये नियम बना सकता है। कथन 2 क्या है, भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों की अधिसूचित करने की शक्ति है। तो ये आपका सही, ये सत्य है। तो अब मार्क कर लो तुम ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 सही किंतु 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनर्स्थापन विधि नेचर रिस्टोरेशन लॉ NRL अधिनियमित की थी। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, है ना, 70, क्वेश्चन नंबर 70 का तो यूरोपियन यूनियन ने कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 71, मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय 80,000 है। राजस्व व्यय मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो RE क्या हो गया, 80,000, 80 के है। ठीक है, और राजस्व प्राप्ति मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट आर कितना है, ये आपका 60 के 60,000 है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 71 का बताओ। तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, तो RE माइनस RR रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू RE आ जाएगा, इससे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट FD क्या होता है, FD होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट हो गया। ठीक है, FD हो गया। और क्या हो गया, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, PD क्या हो गया, PD फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये फार्मूले, इन्हीं फार्मूले से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। देखो तो राजस्व घाटा 20,000 बिल्कुल सही बात है, राजकोषीय घाटा भी सही होगा और प्राथमिक घाटा भी जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, मैंने फार्मूले बता दिए सारे। क्वेश्चन नंबर 72, भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC जो एक बहु मॉडल परिवहन कॉरिडोर है के संस्थापक सदस्यों में से एक है, यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72, ये किन्हें जोड़ने वाला है, तो भारत के मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए, ये आप सब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये देखो भारत के मध्य एशिया को चीन से होते, तो ये भी आपका पार्सली करेक्ट है, बट आपको आंसर मार्क करना तो ए ही मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन 73, तो निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। चलो देखो, तो विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादक ब्राजील की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें देखो ब्राजील अधिक है, तो अधिक बिल्कुल गलत है, तो क्योंकि USA के पास ज़्यादा एथेनॉल होता है जबकि ब्राजील की तुलना में। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट एक गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए आपको देखो फिर मक्का से उत्पादन होता है और जबकि ब्राजील में गन्ना से होता है, तो ये सही है। तो ये कौन सा कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74,
विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान नेमी तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ का सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है? ये बताओ, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सही होगा? तो सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। नहीं, गलत बात है ये। मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा। ये सही बात है, ठीक है, तो ये सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, किसी देश के राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, इसे गैर ऋण सार्वजनिक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। तो उस देश की ब्याज देयताएं 1,500 करोड़ हैं। तो उसका सकल प्राथमिक घाटा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट निकालना है इसमें आपको। तो आंसर नंबर 70। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? मैंने बताया था ना, प्राइमरी डेफिसिट अभी क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तुम करके देखो क्या आता है। तो ये आ जाएगा, मुझे लगता है ये आएगा आपका 48,500 आएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसने राज्यों द्वारा शिक्षा इसे भी वित्त आयोग तो पता है ना 76 आंसर का। तो देखो कौन कौन से कथन सही। तो इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4,800 रुपये करोड़ का अनुदान। देखो अब ये पता नहीं कितना डाटा वाला क्वेश्चन कितना क्यों पूछ रहा है ये यूपीएससी। ऐसे तो नहीं हुआ करते थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। चलो 76 का दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। तो क्या कहते हो गाइस, ये सही है या गलत? ये गलत है। 45 नहीं, आपका 41% होता है, ठीक है, 41% होता है। सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रखे जाएंगे। तो ये इसका बताओ, ये बताओ, ये तो बिल्कुल सही है सर। इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निष्कट को फिर से आरंभ किया। ये भी आपका सही है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर 76 का सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। IBRD के बारे में बताना है, बताओ भाई। तो ये सही बात है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। तो ये गलत बात है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। तो ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या क्या मार्क करा दिया तुमने? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल एक और तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आरटीजीएस में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि नेफ्ट के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। तो इसका बताओ यार, ये तो करते होगे आप लोग, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कस्टमर्स आर जनरली नॉट चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये आपको सही गलत बात है, ठीक है। आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचलन के घंटे सीमित हैं, जबकि नेफ्ट में ऐसा नहीं, नेफ्ट में कभी भी कर सकते हो, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भैया? तो 78 का ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। 79, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो UAE हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, सिंगापुर हो गया, बांग्लादेश। तो उपयुक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां UPI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं? देखो कहाँ कहाँ स्वीकार किए जाते हैं। तो 79 है आपका। देखो UAE में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सिंगापुर में भी किया जाता है, और आपका फ्रांस में किया जाता है। जर्मनी में नहीं होता, ना ही बांग्लादेश में होता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ना, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों को छतों पर सौर पैनल लगाना है, बिल्कुल सही बात। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन, अनुसरण और मरम्मत करने के विषय में आधार पर स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये भी सही बात है। इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण के स्कीम के घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना। तो ये भी सत्य बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81 करते हैं भैया, आ जाओ फिर।
भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, ये बताओ। तो अध्यादेश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, बिल्कुल नहीं, मूल अधिकार को नहीं, उससे पंगा मत लेना तुम। तो ऑर्डिनरी लॉ बना सकते हो तुम। तो अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन से, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 82वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य अरुणाचल प्रदेश, एक किले की राजधानी का नाम पड़ा, और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, बताओ। 2 नेशनल पार्क, तो बिल्कुल सही बात है ना। तो ये आपका सही बात है। नागालैंड, यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया, ये बताओ। तो नागालैंड वाज क्रिएटेड एज द फर्स्ट, बताओ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये बताओ कब बना था ये। 1 दिसंबर 1963 को बना था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। त्रिपुरा के बारे में, प्रारंभ में यह भाग का राज्य था। यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य बना, और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो ये बताओ। तो देखो, पहला तो सही है आपका, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तीनों सही है, ठीक है, तीनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर राज्य परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषद है। उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार, मतलब संवैधानिक संस्थाएं कितनी हैं, तो 83 बताओ। तो देखो, पहली तो ये तो संविधान में है, और ये नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नहीं है, NSA नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, क्षेत्रीय परिषद भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तो आप स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। तो ये क्या आप कहते हो गाइस, ये सही है, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को, भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता था, अब नहीं, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के उपबंध, ठीक है, तो भारत के संविधान के उपबंध और किसके अधीन कथित हैं, तो राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही बात है ना। कौन सा आर्टिकल है ये बता दो तुम। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझाना और उसका परीक्षण करना, ये किसका है, ये भी मूल कर्तव्य का है, सही बात है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन निषेध मूल अधिकार में है, सही बात है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 24 है ना, तो ये भी सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। क्या कहते हो इस स्टेटमेंट के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है। द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट, ठीक है, लेस एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 87, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन कौन सा है, संघ का मंत्रालय। तो राष्ट्रीय ऑटोमेटिव बोर्ड, ये कौन सा संघ, अच्छा इसमें क्या बताना, सही सुमेलित है ना। तो राष्ट्रीय ऑटोमेटिव बोर्ड ये किससे है, 87 बताओ। तो भैया ये वाणिज्यिक से नहीं है बिल्कुल, तो ये गलत हो गया। कायर बोर्ड, ये भारी उद्योग मंत्रालय से, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, सूक्ष्म एवं लघु, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। यार लगातार क्लास कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ बिल्कुल पूरी, ठीक है। 88 क्वेश्चन हो गए आपके, यूपीएससी के क्वेश्चन, मजाक थोड़ी है। तो 7वीं अनुसूची, सूची 1 से संघ सूची, ठीक है। 7वीं अरे क्या है, अधीन निम्नलिखित विषयों, 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, ये बताओ ये क्या है, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची है ना, ये तो समवर्ती सूची, ये तीनों को, समवर्ती सूची कहाँ से लिए थे, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सब तो आपको मैंने खूब अच्छे से कराया। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, ये भी सही है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेट रिलेटिव देखना है आपको।
उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमर्थन अपेक्षित है? ठीक है, तो ये आपको यही होना थी, बस ये दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है इसमें 88 में ए नंबर। ठीक है, केवल एक और दो। 89, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्या कहते हो गाइस? बिल्कुल सही बात है ना? सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। ये भी सही बात है कि जब तक वो पद पे रहेगा कोई दंड नहीं मिल सकता उसको। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं होंगे। तो ये भी सही बात है। सदन के अंदर कुछ भी कहो तुम लोग यार। ठीक है यार, इस क्वेश्चन को देख लो तुम लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 18 ना ये आपका। हाँ, तो इसमें ठीक है, तो ये तो आपको सही है। चलो 89 में क्या है? 89 में देखो, तो ये सही बात है और ये भी तो आपको सत्य है ना। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट भाई, ये भी इसको करेक्ट मान रहा तुम लोग। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, कभी कभी हो जाती है गलती। तो क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। तो उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं? बताओ भाई, कौन कौन विनियमित है? पता है तुम लोगों को? तो ये तो नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये है, ये है और ये है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। केवल 3 होगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब बताओ भैया, अगला क्वेश्चन करते हैं 91। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? राजद्रोह मेरा धर्म हो गया था ये चंपारण सत्याग्रह के समय दिया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी? तो ये आपकी बनी थी कांच की थी, कांच की मूर्ति थी। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधेयक मतलब लीगल डिफेंस किसने दिया था? CR दास ने दिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, और बताओ। और 94 देखो, निम्नलिखित कथनों में से किसी एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे हैं और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। तो हरिजन सभा की इन्होंने कब बनाया था? तो पूना पैक्ट के बाद बना था, है ना। तो पूना पैक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। पपीता, अनानास, अमरूद। उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए थे? तो पुर्तगालियों द्वारा क्या क्या आया भारत? तो ये देखो कौन कौन सा, पपाया और पाइनएप्पल। तो पपीता और अनानास आया। ठीक है, तो पपाया और अनानास, अमरूद कहाँ से आया? तो इसका आंसर क्या करोगे? आंसर आपको करोगे बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो उपयुक्त देशों में कितने में से 4 से अधिक टाइम जोन है? मतलब 4 से अधिक टाइम जोन कहाँ है? तो कितने में है? तो ब्राज़ील में बिल्कुल है। आग बार इनकी सब बॉडीज़ लोग हैं, मतलब लैंडमार्क और जो अलग द्वीप भी हैं, तो उनको मिला के 4 हो जाती हैं। तो ब्राज़ील में आप 4 ही हैं। ठीक है, ब्राज़ील में होगी, यूके में होगी, यूके का आप आयरलैंड वगैरह लोगे तो आप यहाँ भी आ जाता है। डेनमार्क में भी है यहाँ का। अगर ग्रीनलैंड वगैरह लोगे, न्यूजीलैंड तो नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो आप ये चारों हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 4। ठीक है, न्यूजीलैंड में सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में सिर्फ 2 ही हैं, अब तो ध्यान रखना है। देखो ये आंसर थोड़ा डिबेटेड है, तो आप इसको एक बार और चेक कर सकते हो, चेक करना, अदरवाइज आंसर यही है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे के कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जाते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। ये इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, 97 है ना। तो ये आपका सही बात है। जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है, नहीं उल्टा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ सोमवार होता है तो यहाँ पर संडे होता है। ठीक है, संडे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भी कथन में कौन सही है? तो केवल एक सही है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखो अनादिर जो है ना, अनादिर टाइम लाइन में टाइम डेट में आपका अहेड है, मतलब पहले पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर थी? ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराया है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बोत्सवाना तो हीरे में प्रसिद्ध है, तो ये क्या बात सही बात है? बिल्कुल सही बात है। चिली लिथियम, ये तो कराया है मैंने अभी हाल ही में। इंडोनेशिया के लिए निकोल, ठीक है, इंडोनेशिया में निकल। तो ये आपको तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। तो मेलोर्को किस देश में है भैया? इटली में है क्या? मेलोर्को किस देश में है? मेलोर्को आपको स्पेन में है, ये आपका स्पेन में है, ठीक है, नॉट इन इटली, ठीक है। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, तो स्पेन ध्यान रखिएगा मेलोर्को के लिए। नॉर्मेडी कहाँ है आपका? नॉर्मेडी है आपका फ्रांस में, ठीक है, तो ये आपको फ्रांस में है, नॉट स्पेन में। सार्डिनिया कहाँ है? ये आपका कहाँ है? इटली में। चलो इटली में, ठीक है, तो आपका कुछ भी सही नहीं है यार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नन, ठीक है, नन 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 नन। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सारे का आंसर आपने मिला लिए होंगे, आपका यूपीएससी क्रैक हो रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने यूपीएससी वाले दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, या नहीं किया तो आप कर दीजिए, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। अगर देखो आपकी सही भी नहीं होता, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से रहो यार। अगला अटेम्प्ट फिर है, तैयारी करते रहो यार। तुम ऐसे हार थोड़ी मान जाओगे, पहली बार में थोड़ी कौन हार मानता है। चलो ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग अपना और अपने परिवार का।